नमस्कार, मैं तुकाराम धोंडेबा जगताप। अधिकतर हिंदी भाषिक राज्यों में नैसर्गिक संपदा विपुल मात्रा में है। इसके बावजूद इन राज्यों में गरीबी का प्रमाण देश के दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक है। मैं हिंदी भाषिक राज्यों में होने वाले गरीबी का एक अनूठा कारण बता रहा हूँ, जो कि आज तक किसी ने भी सोचा ही नहीं है। स्कूली शिक्षा के बारे में मैंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार शिक्षा में लिखने के लिए प्रयुक्त लिपि की लेखन गति के आधार पर छात्र की समझ, विषय की स्पष्टता कम या अधिक हो जाती है। तेज लिखने की गति के कारण शिक्षा गहरी और गुणवत्तापूर्ण होकर छात्र अपने जीवन में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, स्वयं और परिवार की अच्छी उन्नति करते हैं। जो संसाधन उपलब्ध है उसका अधिकतम उपयोग करके अपने जीवन को सुधार देते हैं। इसके विपरीत यदि लेखन की गति धीमी हो तो शिक्षा उथली, कम गुणवत्ता वाली होकर भविष्य में वे अपने ज्ञान तथा संसाधन को पूरी तरह से या अधिकतम उपयोग नहीं कर पाते। इससे उनके परिवार की परिस्थिति सामान्य या गरीबी की रह जाती है। हिंदी से मराठी में लिखने की गति ज़्यादा है, मराठी से गुजराती में लिखने की गति ज़्यादा है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। हिंदी की तुलना में अंग्रेजी में लिखने की गति लगभग 2 गुनी ज़्यादा है। हिंदी लेखन की धीमी गति के कारण स्कूल में किसी भी विषय को पढ़ाते समय शिक्षकों को 40 मिनट में से 20 मिनट लेखन में ही व्यतीत हो जाते हैं। मुख्य विषय को पढ़ाने के लिए केवल 20 मिनट का समय मिलता है। इसके विपरीत अंग्रेजी लिखने की गति हिंदी से 2 गुनी ज़्यादा होने के कारण अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाते समय 40 मिनट में से केवल 10 से 12 मिनट में लेखन समाप्त हो जाता है और शिक्षकों को विषय पढ़ाने के लिए 30 मिनट का समय मिल जाता है। इसलिए अंग्रेजी में पढ़ाने की प्रक्रिया आराम से और प्रत्येक बिंदु को विभिन्न तरीक़ों से समझाना संभव हो जाता है। इसलिए अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए विषय की समझ, विषय की स्पष्टता काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसके विपरीत हिंदी में पढ़ाते समय लेखन में ज़्यादा लगने वाले समय के कारण शिक्षकों को सभी बिंदुओं को जल्दी और संक्षेप में समाप्त करना पड़ता है। इसलिए हिंदी माध्यम के छात्रों की विषय की समझ, विषय की स्पष्टता अंग्रेजी माध्यम के छात्रों से कम पड़ती है। दूसरी बात यह है कि विद्यालय में पाठ पढ़ाते समय या उसके बाद पाठ का सारांश लेखन दिया जाता है। इसे कॉलेज में नोट्स कहते हैं। सारांश या नोट्स की सामग्री पाठ्यपुस्तक के पाठ की तुलना में बहुत कम होती है, लेकिन महत्वपूर्ण होती है। पाठ पढ़ाने के बाद समय समय पर पाठ्यपुस्तक के सारांश या नोट्स को पढ़कर विषय का रिवीजन हो जाता है। बेशक पाठ्यपुस्तक पढ़ना भी महत्वपूर्ण होता है। विभिन्न परीक्षाओं के नज़दीक आने के बाद इन नोट्स को पढ़कर कम समय में विषय का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन किया जा सकता है। लेकिन हिंदी की धीमी गति के कारण छात्रों को सारांश या नोट्स लिखते समय जल्दी करनी पड़ती है। जल्दी में अक्षर खराब हो जाता है, कुछ शब्द गलत लिखे जाते हैं, कुछ शब्द छूट जाते हैं। इस कारण से अधिकांश छात्र इस सारांश लेखन को पढ़ना टालते हैं। इसके अलावा जहाँ छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अध्ययन करते हैं, वहाँ अपने स्वयं के नोट्स लेना फ़ायदेमंद होता है। लेकिन हिंदी लेखन कठिन और धीमा होने के कारण छात्र नोट्स लेने से बचते हैं। इसके बजाय अधिकांश छात्र अध्ययन करते समय केवल पाठ्यपुस्तकों या गाइड को पढ़ते हैं। पाठ्यपुस्तक की सामग्री लंबी, विस्तृत होती है, पढ़ने में बहुत समय लगता है। इससे उनकी रिवीजन संख्या कम हो जाती है। पाठ्यपुस्तक का लंबा चौड़ा या विस्तारित मजकूर याददाश्त पर बोझ बढ़ता है। जैसे कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हिंदी में पढ़ाते समय विषय की समझ अंग्रेजी के छात्रों इतनी स्पष्ट और गुणात्मक नहीं होती। केवल पाठ्यपुस्तक से रिवीजन कम होकर पढ़ते समय जो कुछ समझा हुआ होता है उसमें से मुख्य परीक्षा तक कुछ भूल जाता है। इससे हिंदी छात्रों की विषय की स्पष्टता, समझ, आकलन और अधिक कमज़ोर हो जाती है।
इसके विपरीत अंग्रेजी लेखन की गति अधिक होने के कारण छात्रों का सारांश या नोट्स लेखन तेज अच्छे अक्षरों में और पठनीय हो जाता है, इसलिए वे नोट्स को बार बार पढ़ सकते हैं। नोट्स का लेखन कम होने से ज़्यादा बार और जल्दी से पढ़ाई हो जाती है। इससे पढ़ते समय जो आकलन हुआ था उसमें वृद्धि हो जाती है। आकलन दीर्घकालिक बन जाता है। यही छात्र बाद में समाज में परिवर्तित हो जाते हैं। इस कारण से अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षित समाज की समग्र समझ, ज्ञान, बुद्धि धीमी लिपि से शिक्षित समाज से अधिक प्रतीत होती है। वास्तव में रोमन लिपि जैसी अधिक लेखन गति का प्रयोग करने वाले देश विकसित, उन्नत और समृद्ध हुए दिखाई देते हैं। मेरे लेखन सिद्धांत के अनुसार धीमी गति के कारण हिंदी में शिक्षा अंग्रेजी जितनी गहरी गुणवत्तापूर्ण नहीं होती है। इसलिए भले ही कई चीज़ें पहले से अनुकूल हो, केवल इसलिए कि शिक्षा की गुणवत्ता आकलन कम है। हिंदी के माध्यम से हर साल जितने छात्र शिक्षा पूरी करते हैं उसी संख्या की तुलना में समाज में प्रगति, विकास और सुधार नहीं होता है। वर्तमान समय में कई बड़े शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों के साथ साथ अन्य जगहों पर जहाँ विकास और प्रगति दिखाई देती है, उस प्रगति के निर्माण और लाभ में ज़्यादा से ज़्यादा और प्रमुख भागीदारी अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले ही दिखाई देते हैं। जिनकी पूरी शिक्षा हिंदी माध्यम से हुई उनका वर्तमान विकास और प्रगति में बहुत कम हिस्सा दिखाई देता है। हालांकि जिन्होंने इस माध्यम से शिक्षा प्राप्त की है, ऐसे लोग बड़ी संख्या में नौकरी के अधिकतर तीसरे या चौथे वर्ग में दिखाई देते हैं। लेखन गति के बारे में हम इतिहास के कुछ उदाहरण देखेंगे। प्राचीन भारत में ब्राह्मी लिपि का उपयोग 500 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक यानी कुल 1200 साल तक लिखने के लिए किया जाता था। मेरे में दोनों बाजू में देखिए देवनागरी लिपि के शब्द क और उससे जुड़ी हुई मात्राएं और बाद में उसके सामने ब्राह्मी लिपि का शब्द क और उसे जोड़ी मात्राएं देखिए। इस अवलोकन से यह दिखाई देता है कि ब्राह्मी लिपि में सभी मात्राएं आकार में बहुत छोटी थी। अक्षरों को मात्राएं सलग अखंड जोड़कर लिखी जा सकती थी और अक्षरों का भी आकार छोटा था। इसके कारण ब्राह्मी में लिखने की गति देवनागरी लिपि की तुलना में तेज थी, लेखन आसान था। इसलिए छात्रों को लिखने में कम समय लगता था और शिक्षकों को विषय को विस्तार से पढ़ाने को समय मिलता था। छात्रों का लेखन में कम से कम समय बीतता था, उन्हें अध्ययन के लिए अधिक समय मिलता था। इससे अध्ययन व्यापक, ठोस और परिपूर्ण हो जाता था। इससे बहुत से लोग अपने क्षेत्रों में नई खोज, शोध और संशोधन करते थे। साहित्यिक निर्माण में लेखन गति का लाभ यह है कि मन में आने वाले विचारों को जल्दी से लिखा जाता है और व्यक्ति आराम से दूसरे विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। लेखन के बोझ से मुक्त चिंतन, विषय का ठोस ज्ञान व्यक्ति की प्रतिभा को निर्माण के उच्चतम बिंदु को पहुंच जाता है। इसी कारण प्राचीन भारत में ब्राह्मी लिपि के दौरान दुनिया को गणित, संख्या, लेखन, खगोलशास्त्र, ज्योतिष, रसायन, आयुर्वेद आदि अनेक शास्त्रों की देन दी है। उस समय भारत ने इतनी तरक्की की है कि जितनी दुनिया में कहीं नहीं हुई। इसलिए इस अवधि को भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। लेकिन 700-800 ईस्वी सन के बाद जब ब्राह्मी लिपि का प्रयोग बंद हो गया और कम लेखन गति की लिपियाँ प्रयोग में आने लगी, तो भारत में ब्राह्मी की गुणवत्ता का साहित्य, दर्शन और उस गुणवत्ता की प्रगति नहीं हो सकी। इसका कारण यह है कि लेखन की धीमी गति के कारण शिक्षा अधिकांश समय लेखन में व्यतीत होने लगी, जिससे शिक्षकों को पढ़ाने के लिए कम समय मिलता था। इससे छात्रों की समझ, आकलन कम पड़ने लगा। पहले की तुलना में अधिक कम दर्जे की ज्ञान वाली पीढ़ियाँ उभरने लगी। इसके परिणाम स्वरूप समाज में अज्ञानता, अंधविश्वास, गरीबी फैली। पश्चिमी देशों की तुलना में समाज और राजनीतिक रक्षा प्रणालियाँ पिछड़ी रही और देश विदेशी आक्रमणों का शिकार बना। अब हम आगे देखेंगे कि ज़्यादा गति वाली रोमन लिपि के निर्माण के बाद यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत कैसे हुई ये देखेंगे।
8वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में लिखने के लिए केवल कैपिटल लेटर्स का उपयोग किया जाता था। कैपिटल लेटर्स में लिखना कठिन और बहुत धीमी गति का था। किताबें हाथ से लिखी जाती थी, इसलिए किताबें दुर्लभ थी। पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी। इस वजह से उस समय यूरोप में आम आदमी अज्ञानता, अंधविश्वास, धार्मिक सत्ता, निरंकुश राजतंत्र के जुए में फंसा हुआ था। धर्म ग्रंथों में बहुत सी अनचाही बातें घुसड़वा कर धार्मिक आतंकवाद खड़ा किया गया था। आम आदमी राजाओं, सामंतों, धार्मिक नेताओं की विलासिता और समाज की अज्ञानता से पीड़ित था। न्याय तथा कानून ना के बराबर था। 8वीं शताब्दी के अंत में रोमन सम्राट शार्लमन इन्होंने लेखन को आसान और तेज बनाने के लिए छोटे अक्षरों का यानी लोअर केस लेटर्स का निर्माण करवाया, जिससे लेखन की गति में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप बाइबल और अन्य प्राचीन ग्रंथों की बड़ी संख्या में प्रतियां निर्मित होने लगी। सीखने के दौरान लिखने में कम समय जाकर पढ़ाने और पढ़ने के लिए अधिक समय मिलने लगा। इससे विषय का आकलन पक्का परिपूर्ण होने लगा। शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होने लगी। विभिन्न सुधारणावादी आंदोलनों ने गति प्राप्त की। 15वीं सदी तक यूरोप में ज्ञानोदय अपने चरम पर पहुंच गया। ज्ञान, विज्ञान, नई तकनीक में नई खोजों की गति में जबरदस्त वृद्धि हुई। इसी वजह से मध्यकाल में 8वीं सदी में लोअर केस लेटर्स की यानी दूसरी छोटी लिपि की रचना के बाद पिछड़े हुए युग में रहने वाले यूरोपियन लोग महज 700 सालों में विश्व विजेता बन गए। धीमी गति की चित्रलिपि का प्रयोग करने वाले पूर्वी देशों में लोगों का चित्रों का अच्छा ज्ञान होता है, इसलिए किसी भी वस्तु या भवन की बनावट इन लोगों को अच्छी तरह से समझ में आती है। इससे वे लोग किसी भी डिज़ाइन यानी तस्वीर को देखकर आसानी से उस इमारत या वास्तु का निर्माण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए चीन की महान दीवार, त्वरित परिवहन प्रणाली, कई विशाल इमारतें और अन्य निर्माण। हालांकि चित्रलिपि लेखन की धीमी गति के कारण उसमें ज्ञान, साहित्य और दर्शन यूरोप की रोमन लिपि या प्राचीन भारत की ब्राह्मी लिपि की तरह ज़्यादा तैयार हुआ दिखाई नहीं देता। कुछ अपवाद हो सकते हैं। लिखने की गति का सिद्धांत और गुजराती भाषा के बारे में हम देखेंगे कि गुजराती भाषा लिखने के लिए गुजराती लिपि का प्रयोग किया जाता है। गुजराती लिपि में तेज़ी से लिखने के लिए 17वीं से 19वीं शताब्दी में महाजनी प्रणाली अस्तित्व में आई। महाजनी गुजराती में काने वाली आकृतियाँ गोलाकार बनाई गई। अनेक वर्णों का आकार बदल दिया गया ताकि एक चरण में वर्ण लिखे जा सके। शिरोरेखा का वापर बंद कर दिया गया, इसलिए गुजराती में लिखने की गति बढ़ गई। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई गुजरात से है। वर्तमान माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को वैश्विक मंच पर बहुत लोकप्रियता दिलाई है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार उद्यमी स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी, गौतम अडानी ये भी गुजराती भाषी है। मुकेश अंबानी ने एक विशाल औद्योगिक साम्राज्य खड़ा किया है। पारसी समुदाय में टाटा समूह भी गुजराती भाषी है। गुजराती लोग सभी प्रकार के व्यवसाय में बहुत सफल होते हुए दिखाई देते हैं। यह दिखाई नहीं देता कि गुजराती लोग कम वेतन वाली नौकरियों की खोज में देश के अन्य हिस्सों में चले गए हैं। ऊपर उल्लेख किए गए उद्यमी तथा नेतागण गुजराती भाषी होना महज एक संयोग नहीं है। इसका असली कारण यह है कि पिछले 250 सालों में गुजराती में लेखन आसान और तेज हो गया है। इसलिए गुजराती में शिक्षा मराठी, हिंदी से बेहतर परिपूर्ण होने लगी। इससे गुजराती लोग इतने सफल हो गए हैं कि पूरी दुनिया को नोटिस करना पड़ा है। 1950 के आसपास तक महाराष्ट्र में मोडी लिपि का इस्तेमाल होता था। मोडी में एक पंक्ति में सभी शब्द एक साथ जुड़े हुए होते और लगातार लिखे जाते थे। इससे लेखन को तेज बना दिया, लेकिन यह पढ़ना और समझना मुश्किल हो गया था। जैसे कि एक शब्द कहाँ समाप्त होता है और दूसरा शुरू कब होता है, यह समझ में नहीं आता था। उससे पढ़ना कठिन बन गया। इसलिए शिक्षा में लेखन गति का लाभ नहीं मिल सका। फाउंटेन पेन के आने के बाद मोडी पढ़ना और भी मुश्किल हो गया।
मोडी की पढ़ने को कठिन होने से मराठी भाषियों को मोडी की लेखन गति का विकास के लिए उतना लाभ नहीं हो सका जितना होना चाहिए था। हालांकि मोडी का राज्यकर्ताओं को राज्य कारभार और विस्तार में कुछ हद तक लाभ हुआ। हिंदी मराठी लेखन के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में कुछ अरबी फारसी शब्दों के उच्चारण में अंतर को इंगित करने के लिए नीचे नुक्ता यानी डॉट का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम के स्थान पर एक खड़ी रेखा खींच दी जाती है। हिंदी में ज़्यादातर प्रत्यय शब्द से अलग लिखे जाते हैं। इससे मराठी की तुलना में एक ही मजकूर के लिए हिंदी में शब्द संख्या 1.5 गुना बढ़ती है। इससे शिरोरेखा की संख्या भी बढ़ती है। इन कारणों से हिंदी लेखन मराठी से कुछ हद तक धीमा हो जाता है। धीमी लेखन गति के कारण हिंदी भाषा की शिक्षा गुजराती या अंग्रेजी भाषा की तरह उच्च गुणवत्ता वाली परिपूर्ण दर्जेदार नहीं हो पाती। नतीजतन हिंदी में सीखने वाले ज़्यादातर छात्र पिछड़ जाते हैं। भविष्य में अपने ज्ञान तथा संसाधनों का पूरी तरह से या अधिकतम उपयोग नहीं कर पाते। इससे उनके परिवार की परिस्थिति सामान्य या गरीबी की रह जाती है। देश में शिक्षित लोगों की संख्या बड़ी है। हिंदी में सीखे लोगों की संख्या के तुलना में उनकी उन्नति और विकास नहीं होता दिखाई देता है। शिक्षित लोगों की संख्या में केवल हिंदी में सीखे लोगों की संख्या जितनी ज़्यादा है उस राज्य का विकास उतना ही पिछड़ जाता है, ऐसा नज़र आता है। इसी कारण अधिकांश हिंदी भाषिक राज्यों में गरीबी का प्रमाण अधिक दिखाई देता है। इससे अधिकांश हिंदी भाषी राज्य कई क्षेत्रों में पिछड़े हुए नज़र आते हैं। इससे देश के अधिकतर हिंदी राज्यों के नौजवान देश के कोने कोने में महानगरों में काम की तलाश में जाते हुए नजर आते हैं। उनमें अधिकतर श्रमिकों की कष्टदायक काम करने वालों की संख्या ज़्यादा है। उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार हिंदी भाषियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा विकास और प्रगति के लिए गरीबी हटाने के लिए स्कूल के लेखन की गति में वृद्धि होना जरूरी है। इसके लिए मैंने एक नई सरल तेज लेखन पद्धति खोजी है। यह लेखन विधि केवल 2 घंटों के वीडियो देखकर आसानी से सीखी जाती है। इससे लेखन आसान तेज होकर लिखावट भी सुंदर होती है। यह विधि प्रत्येक छात्र को एक कक्षा के सभी छात्रों को सीखनी चाहिए ताकि शिक्षा गहरी गुणवत्तापरक हो और प्रगति विकास और उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो। इसके लिए जलद लेखन स्पीडी राइटिंग ऐप डाउनलोड करें। इस ऐप का शुल्क सिर्फ 150 रुपये का भुगतान करें और जल्द से जल्द उज्ज्वल भविष्य के लिए तेज़ गति से लिखना सीखें। इस वीडियो को लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जनहित में प्रसारित मैं तुकाराम धोंडिबा जगताप। नमस्कार।